फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के हनोवर शहर में एक डरावना साया मंडरा रहा था, जिसका नाम था कुख्यात हनोवर का वेयरवुल्फ। शहर और नदी के किनारे ढेरों हड्डियां पाई गई, जो सभी जवान लड़कों की थी। इन खौफनाक वारदातों का मुख्य संदिग्ध था फ्रिट्ज हार्मन, जो पुराने कपड़ों और मीट का व्यापारी था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उन्हें पता चला कि उसके पास कई लॉयल कस्टमर्स थे, जो उसके मीट की बेहतरीन क्वालिटी की तारीफ करते थकते नहीं थे। कुछ तो अक्सर ये भी पूछते कि ऐसे मुश्किल दौर में वो इतना उम्दा मीट कैसे हासिल कर पाता है। पर किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मीट असल में उन जवान लड़कों का था जिन्हें फ्रिट्ज ने बेरहमी से मारा, उनके साथ घिनौनी हरकतें की और फिर टुकड़ों में काट डाला। आखिरकार उसे सजा सुनाई गई और उसका सिर कलम कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार किया गया कि फ्रिट्ज अपने ग्राहकों को इंसानी मांस बेचता था, मगर बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते। उनका मानना था कि उसकी फितरत को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने उन मासूमों के मांस से भी मुनाफा कमाया होगा। जिसके कई साल बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास अल्बर्ट फिश नाम का एक बुजुर्ग पेंटर अपने नाम के आगे एक और भयानक पहचान जोड़ने वाला था। इतिहास के सबसे खौफनाक नरभक्षियों में से एक। उसके अपराधों को और भी डरावना बनाने वाली बात यह थी कि वो लिखने का शौकीन था। उसकी लिखी गई चीजों में से एक थी एक छोटी बच्ची के माता पिता को लिखी गई चिट्ठी, जिसमें उसने बेहद भयानक तरीके से बताया कि कैसे उसने उनकी बेटी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े किए, पकाया और फिर खा गया। इस लेटर के आधार पर पुलिस आखिरकार अल्बर्ट फिश तक पहुंची। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासे किए उसने पुलिस अफसरों को भी दहला कर रख दिया। उसने बताया कि वो उस छोटी बच्ची के अलावा और भी कई मासूमों का शिकार कर चुका था। आखिर में जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा सुनाई गई तो उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया, ये कहते हुए कि ये उसके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव होगा। कुछ दशक बाद फिर से जर्मनी में जोआकिम क्रोल नामक एक खूनी ने देश को दहशत में डाल दिया। उसने दर्जनों युवतियों को बेरहमी से मारकर उनके शरीर के अंग काटे और उन्हें पकाकर खा गया। गिरफ्तारी के बाद उसने ठंडे लहजे में कहा कि इंसानी मांस जर्मनी में बिकने वाले मीट से कई ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब अगर हम आधुनिक समय की ओर बढ़े तो जेफरी डाहमर का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। जब हम ऐसे राक्षसों के बारे में सोचते हैं जिनकी हैवानियत का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 1988 से 1991 के बीच एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान जो चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था, एक ऐसा खूनी निकला जिसने 17 जवान लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने शिकारों के साथ घिनौनी हरकतें की, उनके शरीर के टुकड़े किए, उन्हें पकाया और खा गया। 1000 साल से भी ज्यादा की सजा पाने के बावजूद जेफरी का अंत जेल में ही हुआ, जब एक और कैदी ने उसकी क्रूरता के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाया और उसकी हत्या कर दी। अब तक हमने जर्मनी और अमेरिका के नरभक्षों की बात की, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में भी ऐसे भयानक मामले सामने आए हैं। सन 1822 में अलेक्जेंडर पियर्स नाम का एक दोषी अपराधी तस्मानिया के साउथ में स्थित हेल्स गेट्स नामक पनिशमेंट कॉलोनी से 7 अन्य कैदियों के साथ भाग निकला। कुछ ही दिनों में बर्फीले मौसम की कठिन परिस्थितियों के चलते 3 कैदियों ने वापस जेल लौटने का फैसला किया और बाकी वही रह गए। जो बचे उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक के बाद एक को मार डाला और इंसानी मांस खाकर खुद को जिंदा रखा। आखिर में केवल 2 लोग बचे, अलेक्जेंडर पियर्स और रॉबर्ट ग्रीनहिल। दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगे, लेकिन आखिरकार अलेक्जेंडर ने चालाकी से रॉबर्ट को धोखा दिया, कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और उसका मांस खा गया। हालांकि कुछ समय बाद अलेक्जेंडर पकड़ा गया और दोबारा जेल भेज दिया गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि ना तो भागने के लिए और ना ही नरभक्षण के लिए उसे मौत की सजा दी गई। लेकिन जब उसने दूसरी बार जेल से भागने की कोशिश की तो इस बार उसके साथ थॉमस कॉक्स नामक एक और कैदी था। जेल से दूर जाने के बाद अलेक्जेंडर ने थॉमस कॉक्स की हत्या कर दी और उसे भी खा गया, मगर इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार उसे अपराधी घोषित कर फांसी पर लटका दिया गया। अब तक हमने मर्दों की हैवानियत के कई किस्से सुने, लेकिन अब बारी है उस शख्स की जो हमारे इस मामले का असली किरदार है। कुछ साल बाद एक औरत ने अपने क्रूर कर्मों से इन खूनी दरिंदों की कतार में अपनी जगह बना ली।
दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गुमशुदा हड्डियां के एक और डरावने एपिसोड में। 1 मार्च 2000 तक ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित छोटा सा शहर एबरडीन, जो सिडनी से 266 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, अपनी शांति और वहां के मशहूर ब्लू हिलर चरवाहा कुत्तों के लिए जाना जाता था। मगर उसी दिन से एबरडीन एक ऐसी घटना के लिए बदनाम हो गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के सबसे खौफनाक अपराधों में गिना जाता है। इस सब की वजह बनी एक साधारण सी दिखने वाली अधेड़ उम्र की औरत, जो दिखने में किसी की दादी जैसी लगती थी, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे थे गुस्से के भयानक दौरे और असफल रिश्तों की एक ऐसी दास्तान जिसने उस आदमी को बर्बर मौत दे दी जो अब तक उसके साथ खड़ा था। एक मार्च 2000 को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित एबरडीन पुलिस के सीनियर इन्वेस्टिगेटर पीटर एंथनी मुसियो को एक हत्या के मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरुआत में पीटर को लगा कि ये भी एक आम हत्या का मामला होगा, लेकिन जितनी भयानक हत्याएं उसने पहले देखी थी, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये केस इतना डरावना और खौफनाक होगा। जब वो सेंट एंड्रयूज स्ट्रीट पहुंचा, जो एबरडीन का एक शांत इलाका माना जाता था, तो उसने देखा कि 84 नंबर के घर के सामने कई पुलिसकर्मी जमा थे। वहां उसकी मुलाकात सार्जेंट नील रेमंड से हुई, जो पहले ही घटनास्थल के अंदर जा चुका था। उसने बताया कि मामला बेहद भयानक था। प्रारंभिक सबूतों के आधार पर नील ने पुष्टि की कि कैथरीन नाइट, जो करीब 40 साल की एक औरत थी, उसने अपने साथी जॉन प्राइस की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। पीटर ने मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों से भी बात की, जिनमें ऑफिसर ऑन ड्यूटी ग्राहम फार्लोंगर, सार्जेंट बॉब वेल्स और सीनियर पुलिस अधिकारी माइकल प्रेंटिस शामिल थे। सभी इस बात पर सहमत थे कि ये मामला हत्या से भी ज्यादा था। इसमें शरीर के टुकड़े करना, चमड़ी उतारना, सिर काटना और शायद नरभक्षण तक शामिल था। अब ये केस पूरी तरह से पीटर के हाथों में था और उसका पहला काम था प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा करना और मामले का उचित दस्तावेज तैयार करना। जांच के दौरान पीटर की नजर घर के पीछे बने लॉन पर पड़ी, जहां गैरेज के पास एक सफेद रंग की फोर्ड सेडान कार खड़ी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि जमीन पर पड़ा एक अजीब सा टुकड़ा असल में पका हुआ मांस का टुकड़ा था। बिना वक्त गवाए उसने टुकड़े को सबूत के तौर पर उठाया और तुरंत लैब टेस्ट के लिए भेजने का आदेश दिया। इसके बाद पीछे के दरवाजे से पीटर और सार्जेंट नील रेमंड घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो रसोई से गुजरे, पीटर की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सकता था। दरवाजे के ऊपरी हिस्से से लटकती हुई इंसानी चमड़ी। वो इतनी लंबी थी कि दरवाजे के ऊपरी हिस्से से फर्श तक फैली हुई थी। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था। जैसे ही वो लिविंग रूम में दाखिल हुआ, वहां की हालत और भी खौफनाक थी। एक आदमी का सिर कटा और चमड़ी उतरा हुआ शरीर, जिसे अजीब तरह से रखा गया था, और उसके ठीक बगल में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी थी, जो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उसके हाथों में रखी हो। पीटर और नील को अब तक कोई शक नहीं था कि ये शव उसी इंसान का था जिसकी चमड़ी रसोई के दरवाजे पर लटक रही थी। शव जगह जगह से गंभीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे गहरा घाव बाएं सीने में चाकू से किया गया वार था। इसके अलावा शरीर के कुछ मांसपेशियों और अंग साफ दिखाई दे रहे थे, जिसने इस भयावह दृश्य को और भी भयानक बना दिया। पीटर को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि सिर बेहद साफ और सटीक तरीके से कटा हुआ था, जैसे किसी माहिर कसाई ने इसे अंजाम दिया हो। शव के पास एक कुर्सी पर उसे काले हैंडल वाली एक धार लगाने की पत्थर और विनफील्ड ब्लू सिगरेट का एक खुला पैकेट मिला। पीटर ने जैसे ही लिविंग रूम के पूर्वी हिस्से में बने गलियारे से होते हुए मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसने दीवारों और फर्श पर बड़ी मात्रा में खून के धब्बे देखे। असल में खून की छींटें पूरी घर में फैली हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मुख्य रूप से बेडरूम से शुरू हुआ था। हालांकि बेडरूम में खून के निशान उतने ज्यादा नहीं थे जितने लिविंग रूम में थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि शिकार को सबसे पहले बेडरूम में चाकू मारा गया, लेकिन उसकी मौत मुख्य दरवाजे के पास हुई। इस थ्योरी को खून के निशानों की एक लंबी लकीर से भी बल मिला, जो करीब 1.5 मीटर तक फैली थी और मुख्य दरवाजे से लिविंग रूम के कारपेट तक जा रही थी। इसके बाद पीटर डाइनिंग रूम में पहुंचा, जहां एक बड़ी लकड़ी की मेज थी और उसके चारों ओर 3 कुर्सियां रखी थी। हर कुर्सी के पीछे
खून से सनी हुई कपड़ों की कई परतें टंगी हुई थी। टेबल पर कई चीजें रखी थी, एक टूल बैग, कुछ और कपड़े, एक नीले रंग की छोटी फाइल, गोरिल्ला के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना और कुछ दवाइयों के डिब्बे। इन दवाइयों के डिब्बों में बहुत कम गोलियां बची थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि इन्हें हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद पीटर फिर से किचन में लौटा और दरवाजे पर लटकी इंसानी चमड़ी का करीब से निरीक्षण करने लगा। अब वो इस चमड़ी में कुछ स्पष्ट पहचान के संकेत देख सकता था। ऊपर की तरफ काले घुंघराले बाल, नाक, मुंह का कुछ हिस्सा और एक कान जो अभी भी सही सलामत था। पीटर ने ध्यान दिया कि इस चमड़ी पर चाकू के कई गहरे निशान थे और इसे स्टील के मीट हुक से लटकाया गया था। इससे यह साबित हुआ कि जिसने भी यह कृत्य किया था उसे चाकू चलाने में बेहद निपुणता थी। किचन में ही पीटर की नजर चूल्हे पर रखी एक बड़ी एल्युमिनियम की हांडी पर पड़ी। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसके सामने ऐसा दृश्य था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। हांडी के अंदर उबालता हुआ एक गाढ़ा तरल, उसमें तैरती सब्जियां और बीच में एक इंसानी सिर जिसकी चमड़ी उतारी जा चुकी थी। ठीक चूल्हे के पास इन्वेस्टिगेटर पीटर मूसियो को 2 प्लेटें मिली जो पहले से सजा कर रखी गई थी। उनमें पका हुआ मांस, बुना हुआ आलू, बुनी हुई कद्दू, तोरी, पत्ता गोभी, पीली कद्दू और ग्रेवी थी। हर प्लेट के नीचे फटे हुए कागज के टुकड़े रखे थे जिन पर नाम लिखे हुए थे। एक कागज पर नीली स्याही से बिकी लिखा था और दूसरे पर जोनाथन। पीटर को शक हुआ कि ये खाना उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए थे जिनके नाम इन कागजों पर लिखे थे। इसके अलावा उसने गौर किया कि इन प्लेटों में रखे मांस के टुकड़े बिल्कुल वही लग रहे थे जैसा टुकड़ा उसने घर के पीछे के लॉन पर पाया था। प्लेटों के ठीक आगे उसे 2 खून से सनी हुई तेज धार वाली छुरियां मिली और कुछ दवाइयों की खाली स्ट्रिप्स भी बिखरी हुई थी। रसोई की काउंटर टेबल पर एक कॉफी के मग में उसे खून के धब्बे और एक सफेद चिकनी सी गाढ़ी चीज दिखाई दी। फर्श पर उसने खून में सनी एक नंगे पैर की छाप भी दर्ज की जो फ्रिज के पास तक जाती थी। जब उसने फ्रिज के दरवाजे को गौर से देखा तो उसका हैंडल और अंदर का हिस्सा भी खून से लथपथ था। रसोई के कोने में पीटर की नजर एक छोटे कैबिनेट पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो उसे एक आदमी की तस्वीर मिली, वही शख्स जिसे वो पहले से ही इस खौफनाक हत्याकांड का शिकार मान चुका था। उस फोटो के ठीक पास एक खून से सनी हुई घड़ी भी रखी थी। इसके अलावा फोटो के पास पीटर को एक हाथ से लिखा हुआ नोट मिला जो खून से सना हुआ था। इसके साथ ही वहां एक और तस्वीर और मांस के कुछ छोटे टुकड़े भी रखे थे। नोट में कई गलतियां थी और उसमें लिखा था, समय ने तुम्हें वापस भेज दिया जोनाथन, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत की। ये सजा तुम्हें भुगतनी होगी, बेके के लिए, रॉस के लिए और छोटे जॉन के लिए। अब छोटे जॉन के साथ खेलो, जॉन प्राइस। ये नोट पढ़ते ही पीटर को पूरा यकीन हो गया कि इस खौफनाक अपराध की मुख्य अपराधी कैथरीन नाइट ही थी। उसने अपने साथी जॉन प्राइस की हत्या की, फिर उसकी चमड़ी उतारी, सिर काटा और उसका मांस पकाकर खाने के लिए तैयार किया, जो देखने से लग रहा था कि वो उसके अपने ही बच्चों के लिए बना रही थी। शुरुआत में यह अपराध बदले की भावना से प्रेरित लग रहा था, शायद किसी ऐसी बात का बदला लेने के लिए जिसे कैथरीन सच मानती थी। लेकिन इस भयानक घटना की असल वजह जानने के लिए अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, कैथरीन नाइट से सीधी पूछताछ। गिरफ्तारी के तुरंत बाद कैथरीन नाइट ने खुद को निर्दोष बताया और जांच अधिकारियों से बात करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब गहन जांच और अदालत द्वारा नियुक्त मनोचिकित्सकों की पूछताछ हुई तब जाकर उसके अतीत के बारे में चौंकाने वाली बातें सामने आई। कैथरीन एक बेहद अस्थिर और परेशान हाल परिवार में पली बड़ी थी। उसकी मां बारबरा रूगन स्कॉटलैंड के जॉन रूगन के साथ रहती थी और उनके 4 बच्चे थे। लेकिन कुछ समय बाद बारबरा का अफेयर उसके पति जॉन के सहकर्मी केन चार्ल्स नाइट से हो गया। इस रिश्ते ने पहले से चले आ रहे विवाह को तोड़ दिया और बारबरा केन के साथ एक नए शहर चली गई। आने वाले वर्षों में बारबरा और केन के भी 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 जुड़वा बेटियां। कैथरीन इन्हीं जुड़वा बहनों में से एक थी। 1959 के आसपास बारबरा के पहले पति जॉन रूगन की मृत्यु हो गई और उसके पहले विवाह से हुए 2 बड़े बेटे अब बारबरा के साथ आकर रहने लगे। इसी दौरान कैथरीन ने अपने साथ हुई एक भयानक सच्चाई को साझा किया। उसका कहना था कि उसके पिता
और उसके परिवार के अन्य पुरुषों द्वारा उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया था। शुरुआत में पुलिस को इन दावों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अदालत द्वारा बुलाए गए मनोचिकित्सकों ने मामले की छानबीन की और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की, तो उन्होंने देखा कि कैथरीन की बातें सच हो सकती थी। कुछ रिश्तेदारों ने कैथरीन के आरोपों का समर्थन किया और इस बात के सबूत दिए कि परिवार में हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाएं पहले भी हो चुकी थी। कैथरीन के अनुसार उसका शारीरिक शोषण तब तक होता रहा जब तक वो 11 साल की नहीं हुई। इतना ही नहीं, उसकी मां बारबरा अक्सर मर्दों और शारीरिक संबंधों को लेकर नफरत भरी बातें करती थी, जिससे कैथरीन के मन में एक अजीब सी नकारात्मक मानसिकता बन गई थी। हालांकि कैथरीन का एकमात्र सच्चा दोस्त उसका चाचा ऑस्कर नाइट था। वो दोनों बहुत करीब थे और 1969 में जब ऑस्कर ने आत्महत्या कर ली तो कैथरीन पूरी तरह टूट गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार ने फिर से अपना घर बदला और इस बार बारबरा का परिवार शहर एबरडीन लौट आया। यहाँ आकर कैथरीन ने मूसवेल ब्रुक सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। इसके स्कूल के पुराने सहपाठियों ने उसे एक अकेली और सबसे अलग रहने वाली लड़की बताया, लेकिन उसके साथ ही उसका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता था और वो छोटे बच्चों को धमकाने में पीछे नहीं रहती थी। एक बार तो उसने अपने शिक्षक पर हमला कर दिया। हालांकि शिक्षक ने आत्मरक्षा में जवाब दिया और कैथरीन को चोट आ गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपने हिंसक व्यवहार के बावजूद कैथरीन कई मौकों पर एक अनुशासित छात्रा की तरह पेश आती थी। जब वो अच्छे मूड में होती तो शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे और वो अच्छे प्रदर्शन के लिए इनाम भी जीतती थी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कैथरीन को जानवरों से बहुत लगाव था। ये बात उसकी क्रूरता और हिंसक स्वभाव से पूरी तरह अलग थी, क्योंकि वो इंसानों के साथ बहुत आक्रामक थी लेकिन जानवरों के साथ बेहद कोमल। कैथरीन का पहला आपराधिक रिकॉर्ड 13 साल की उम्र में दर्ज हुआ, जब उसे एक मामूली अपराध के लिए जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन मामला बहुत गंभीर नहीं था, इसलिए उसे चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। समय के साथ कैथरीन की अच्छी लड़की वाली छवि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। आखिरकार 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया, बिना ढंग से पढ़ना लिखना सीखे। स्कूल छोड़ने के बाद कैथरीन को एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम मिला, जहां उसने 1 साल तक नौकरी की। इसी दौरान उसका पिता केन नाइट, जो एक कुशल कसाई था, अलग अलग राज्यों में काम कर चुका था। केन मीट और उसके टुकड़े करने की बारीकियों में माहिर था और वो हर दिन 12 घंटे तक कसाई खाने में काम करता था। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी जब कैथरीन ने भी इस पेशे में रुचि दिखानी शुरू कर दी। अपने पिता की कसाई वाली पोशाक पर हमेशा मीट और खून की गंध महसूस करते हुए पली बड़ी कैथरीन को यह माहौल बिल्कुल अजनबी नहीं लगा। जल्द ही उसने अपनी दूसरी नौकरी शुरू कर दी, एक कसाई खाने में, जहां वो अपने पिता, अपनी जुड़वा बहन और अपने भाई चार्ली के साथ काम करने लगे। वो सभी घंटों तक मवेशियों की हड्डियां अलग करने और मांस काटने का काम करते। जहां उसकी बहन को इस काम से घिन महसूस होती थी, वही कैथरीन को ये सब पूरी तरह सामान्य लगा। उसने खुद को इस माहौल में जल्दी ढाल लिया और जल्द ही एक सख्त मिजाज और डरावनी शख्सियत के रूप में मशहूर हो गई। उसके साथ काम करने वालों का कहना था कि कैथरीन हमेशा से ही कसाई खाने में काम करने का सपना देखती थी और ये बात उसके काम के प्रति जुनून में साफ झलकती थी। बहुत जल्द उसकी कुशलता सभी के सामने आ गई और उसे तरक्की मिल गई। इनाम के तौर पर उसे चाकुओं का एक पूरा सेट दिया गया, जिसे उसने गर्व से अपने बेडरूम की दीवार पर टांग दिया। उसका मानना था कि अगर उसे कभी इनकी जरूरत पड़े तो वो हमेशा उसकी पहुंच में रहेंगे। गौर करने वाली बात यह थी कि चाकुओं को अपने बिस्तर के पास टांगने की यह आदत उसके हर घर में बनी रही, जहां भी वो गई। कसाई खाने में कैथरीन अपने साथियों के बीच डर का माहौल बनाए रखती थी। वो किसी से भी भिड़ने में हिचकती नहीं थी और जब उसे कोई अपमानित करने की कोशिश करता तो वो खुलकर जवाब देती थी। धीरे धीरे उसने अपनी छवि एक मजबूत और दबंग महिला की बना ली। बाद में जांच अधिकारियों ने कैथरीन के पुराने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि कैथरीन का डरावना स्वभाव सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने पड़ोसियों को भी धमकाने में पीछे नहीं हटती थी। 1973 में इसी दौरान कैथरीन के अपने ही कसाई खाने के एक सहकर्मी डेविड केलेट के साथ प्रेम संबंध शुरू हुए। उस समय डेविड एक बुरी मानसिक स्थिति से गुजर रहा था और शराब के नशे का आदी बन चुका था। उसके करीबी लोगों के अनुसार डेविड की यह हालत 2 दर्दनाक घटनाओं की वजह से हुई थी। पहली घटना तब हुई थी जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को रेलवे यार्ड में हुए एक हादसे में मरते हुए देखा था। दूसरी घटना और भी ज्यादा दर्दनाक थी।
डेविड एक बस दुर्घटना के बाद मदद कार्य में शामिल था, जहां एक ट्रेन ने बस को टक्कर मार दी थी। इस भयानक हादसे में 6 छोटे बच्चे मारे गए थे। डेविड के लिए यह नज़ारा इतना भयानक था कि उसका मानसिक संतुलन डगमगा गया और उसने शराब में डूबकर दर्द से बचने की कोशिश की। इस भयानक हादसों से उबरने के लिए डेविड ने शराब में डूबना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी शराब की लत इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी नौकरी भी खो दी। इसके बाद उसने एबरडीन के कसाई खाने में काम करना शुरू किया, जहां उसकी कैथरीन के भाई से दोस्ती हो गई। 1974 में डेविड ने खुद ही कैथरीन को शादी के लिए प्रपोज किया। जब कैथरीन की मां बारबारा को इस बारे में पता चला तो उसने डेविड को साफ चेतावनी दी, अगर तुमने कैथरीन के साथ कोई गलती की तो वो तुम्हें मार डालेगी। बारबारा ने डेविड को शराब छोड़ने की सलाह दी और साथ ही ये भी कहा कि वो अपनी बेटी के बारे में पूरी तरह विश्वास पात्र नहीं थी। उसके शब्द थे, मेरी बेटी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। बारबारा का ये चेतावनी भरा बयान आगे आने वाले भयानक घटनाओं का संकेत था। शादी की पहली ही रात डेविड की जान पर बनाई। कैथरीन ने उसे गला घोटकर मारने की कोशिश की। उसकी दलील बेहद अजीब थी। तुमने आज रात सिर्फ 3 बार संबंध बनाए, जबकि मुझे और चाहिए था। ये घटना उनके हिंसक और भयानक रिश्ते की शुरुआत थी। कुछ समय बाद डेविड एक डार्ट प्रतियोगिता का फाइनलिस्ट बना और देर रात तक घर नहीं आया। उस समय कैथरीन गर्भवती थी और भावनात्मक रूप से बेहद अस्थिर थी। जब उसे ये पता चला तो उसने गुस्से में आपा खो दिया। सबसे पहले उसने डेविड के सारे कपड़े और जूते जला दिए। फिर जब डेविड किसी काम में बिजी था, कैथरीन ने उस पर फ्राइंग पैन के पीछे से सिर पर जोरदार वार कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि डेविड की खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। घायल हालत में डेविड किसी तरह घर से भागा और अपने पड़ोसी के घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही बेहोश हो गया। अस्पताल में डेविड ने पुलिस को कैथरीन के खिलाफ बयान दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन परिवार के दबाव और कैथरीन की मनोवैज्ञानिक स्थिति का हवाला देते हुए डेविड को अपने आरोप वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। इस वजह से ये मामला कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद मई 1976 में कैथरीन ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मेलिसा एन रखा गया। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद भी शादी में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ समय बाद डेविड ने कैथरीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो एक औरत के साथ भागकर क्वींसलैंड चला गया और कैथरीन और उसकी बेटी को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। अगले ही दिन कैथरीन को शहर की मुख्य सड़क पर देखा गया। वो अपने बच्चे की गाड़ी को धक्का दे रही थी, लेकिन उसके बर्ताव में एक अजीब सा गुस्सा और हिंसा झलक रही थी। वो बच्चे के स्ट्रोलर को जोर जोर से झटका दे रही थी, जिससे लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे टेमवर्थ के सेंट हेल्मो अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि कैथरीन को डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, इसलिए वो कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रही और जब डॉक्टरों को लगा कि वो ठीक हो चुकी है तो उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन अस्पताल से निकलते ही कैथरीन ने और भी खतरनाक हरकत कर दी। उसने अपनी नवजात बेटी को रेलवे ट्रैक पर रख दिया, जहां से कुछ ही समय में ट्रेन गुजरने वाली थी। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर पूरे शहर में घूमने लगी और राह चलते लोगों को मारने की धमकी देने लगी। संयोग से एक बेघर व्यक्ति, जिसे ओल्ड टेड नाम से जाना जाता था, रेलवे लाइन के पास से गुजर रहा था। उसने निडरता से आगे बढ़कर बच्चे को बचा लिया, इससे पहले कि ट्रेन वहां से गुजरती। कैथरीन को फिर से गिरफ्तार किया गया और सेंट हेल्मो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन जब डॉक्टरों ने देखा कि वो सुधर रही है तो महज एक दिन में ही उसे छुट्टी दे दी गई। हालांकि ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद कैथरीन ने एक महिला का अपहरण कर लिया और चाकू की नोक पर उसे धमकाया। अपहरण के दौरान कैथरीन ने उस महिला को क्वींसलैंड तक गाड़ी चलाने पर मजबूर किया, क्योंकि वो वहां जाकर डेविड फेलेट को ढूंढना चाहती थी। लेकिन रास्ते में जब वो एक पेट्रोल पंप पर रुके तो महिला किसी तरह बचकर भागने में कामयाब रही और मदद के लिए चिल्लाई। असल में कैथरीन का इरादा उस मैकेनिक को मारने का था जिसने डेविड की भागने वाली गाड़ी को ठीक किया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कैथरीन ने एक छोटे बच्चे को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने होशियारी से पास जाकर झाड़ू का इस्तेमाल करके उसे काबू कर लिया और उससे चाकू छीन लिया। इस बार उसे मॉरिसेट मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब ये खबर डेविड तक पहुंची तो उसने अपनी नई प्रेमिका को छोड़ दिया और कैथरीन की मदद के लिए एबरडीन लौट आया। इस बार वो अपनी माँ को भी साथ लाया ताकि वो दोनों मिलकर कैथरीन की बिगड़ती मानसिक स्थिति से निपट सके। उस वक्त डेविड क्वींसलैंड में एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहा था।
लेकिन फिर भी उसने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया सिर्फ कैथरीन के लिए। कैथरीन उसे देखकर बेहद खुश हो गई। अगस्त 1976 में कैथरीन, डेविड और उसकी माँ तीनों ने ब्रिस्बेन के पश्चिम में स्थित इप्सविच शहर में जाकर नया घर बसा लिया। यहाँ आकर कैथरीन को एक कसाई खाने में काम मिल गया। आने वाले सालों में वो दोनों साथ तो रहे, लेकिन उनके रिश्तों में कई हिंसक झगड़े हुए। हर बार जब कैथरीन को गुस्सा आता वो डेविड पर हमला कर देती, कभी घूंसों से, कभी किचन के बर्तनों से और कभी जिस चीज का हाथ में आना मुमकिन था उससे। लेकिन इस सब के बावजूद दोनों ने एक और बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम नताशा मारी रखा गया। फिर 1984 के मध्य में एक दिन जब डेविड काम से घर लौटा तो उसने पाया कि घर पूरी तरह खाली था। इस बार कैथरीन ने अपने सारे सामान पैक किए और अपने दोनों बेटियों को लेकर भाग गई। वो अपने माता पिता के फार्म हाउस में चली गई जो एबरडीन के पास स्थित था और डेविड को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। कुछ समय बाद कैथरीन वापस एबरडीन में आकर बस गई और फिर से कसाई खाने में काम करने लगी। लेकिन यहाँ उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। काम के दौरान वो एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकती थी, इसलिए सरकार ने उसे विकलांगता पेंशन दे दी। इसके अलावा उसे सरकारी आवास योजना के तहत एबरडीन में एक घर भी मिल गया। 1986 में कैथरीन ने डेविड सॉन्डर्स नाम के 38 साल के एक खदान मजदूर के साथ रिश्ता शुरू किया, लेकिन जल्द ही वो भी कैथरीन के हिंसक और डरावने व्यवहार का शिकार बनने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार कैथरीन उस पर बेवजह शक करने लगी और हर बार जब उसे जलन होती वो डेविड को घर से निकाल देती। वो आरोप लगाती कि डेविड उसे धोखा दे रहा है और किसी और औरत के साथ है। मई 1987 में ये रिश्ता अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। कैथरीन ने डेविड के पालतू डिंगो कुत्ते की गला काटकर हत्या कर दी। फिर उसने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद कैथरीन ने डेविड पर फ्राइंग पैन से हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद डेविड इस रिश्ते में बना रहा। कुछ समय बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम सारा रखा गया। अब कैथरीन के पास 3 बच्चे थे, लेकिन उसकी हिंसा में कोई कमी नहीं आई। अगले साल डेविड और कैथरीन ने मिलकर एक घर खरीदा, लेकिन जब वे वहां रहने लगे तो कैथरीन का अजीब और डरावना स्वभाव और भी बढ़ने लगा। उसने घर को भयावह चीजों से सजाना शुरू कर दिया। जानवरों की खाल, खोपड़ियां, सींग, जंग लगी शिकारी जाल, चमड़े की जैकेट, पुराने जूते और बड़े बड़े चाकू। ये सब देखकर डेविड के परिवार वाले भी चिंतित होने लगे। घर में झगड़े अब और भी ज्यादा होने लगे। एक दिन कैथरीन ने लोहे की छड़ी से डेविड पर हमला किया और फिर उसके पेट में कैंची घोंप दी। अब डेविड पूरी तरह डर चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला। कुछ समय बाद डेविड वापस आया ताकि वो अपने कुछ जरूरी सामान को ले सके, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो देखा कि कैथरीन ने उसके सारे कपड़े टुकड़ों में काट दिए थे। अब डेविड को समझ में आ गया कि यह रिश्ता अब और आगे नहीं बढ़ सकता। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और खुद को छिपा लिया ताकि कैथरीन से दूर रह सके। कैथरीन उसे ढूंढने के लिए पागल हो गई, लेकिन डेविड के रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद जब डेविड अपनी बेटी से मिलने आया तो उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा। कैथरीन ने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया कि डेविड ने उसे मारा पीटा और उसका परिवार उससे डरा हुआ था। इस झूठे आरोप के चलते कोर्ट ने डेविड के खिलाफ एक हिंसा निषेध आदेश को जारी कर दिया। अब डेविड पूरी तरह असहाय महसूस करने लगा। उसने कैथरीन और अपनी बेटी दोनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस दौरान कैथरीन ने एक नया रिश्ता शुरू कर दिया। इस बार वो जॉन चिलिंगवर्थ नाम के 43 वर्षीय कसाई खाने के पुराने सहकर्मी के साथ जुड़ गई। इस रिश्ते से कैथरीन ने एक और बच्चे को जन्म दिया, लेकिन 3 साल बाद बिना किसी बड़ी वजह के उनका रिश्ता खत्म हो गया। बाद में जॉन ने माना कि ये उसकी सबसे बड़ी किस्मत थी, क्योंकि वो कैथरीन की हिंसा और क्रूरता से बच गया। इस रिश्ते के टूटने के बाद जॉन ने शराब पीना छोड़ दिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। लेकिन दूसरी तरफ कैथरीन ज्यादा समय तक अकेली नहीं रही। बहुत ही जल्द उसने 40 के दशक में एक आदमी जॉन चार्ल्स थॉमस प्राइस के साथ रिश्ता शुरू किया। उसे ये नहीं पता था कि वो उसकी आखिरी शिकार बनने वाला था। उस समय जॉन प्राइस 3 बच्चों का पिता था और अपने समाज में एक अच्छे और प्यारे इंसान के रूप में जाना जाता था। परिवार के लोगों के अनुसार जॉन को कैथरीन के हिंसक अतीत के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन इन सब के बावजूद वो उसे पसंद करता था और उसके बच्चे भी कैथरीन के प्रति लगाव रखते थे।
शुरुआत में उनका रिश्ता एकदम सही लग रहा था। कैथरीन खुद को एक प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली और समर्पित साथी के रूप में पेश करने लगी। वो खाना बनाती, सिलाई करती और जॉन की पूरी देखभाल करती। लेकिन ये सब तब बदलने लगा जब जॉन ने कैथरीन से शादी करने से इनकार कर दिया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कैथरीन ने जॉन के बॉस को एक वीडियो टेप भेजा। इस टेप में उसने ऐसे सामान दिखाए जिनके बारे में उसने दावा किया कि जॉन ने अपनी कंपनी से चुराए थे। उस समय जॉन एक खदान कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करता था। हालांकि उसका एक पुराना शौक था, वो कंपनी के कूड़ेदान से फेंके गए मेडिकल किट्स को इकट्ठा करता था। कैथरीन ने इसी बात को जॉन के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद गुस्से में आकर जॉन ने कैथरीन को अपने घर से निकाल दिया। अब उसकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि जॉन और कैथरीन ने फिर से अपने रिश्ते को जोड़ लिया। जॉन के दोस्तों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और साफ कह दिया कि अगर वो दोबारा कैथरीन के साथ रहा तो वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हालांकि इस बार जॉन ने एक फैसला लिया, वो कैथरीन को अपने घर में वापस नहीं रहने देगा। लेकिन इस फैसले ने उन दोनों के झगड़े को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उनकी लड़ाइयाँ अब रोजमर्रा की बात बन गई। फरवरी 2000 में एक बहस के दौरान कैथरीन ने चाकू उठाकर जॉन के सीने में घोंप दिया। जॉन ने एक बार फिर उसे घर से निकाल दिया, लेकिन इस बार वो सीधा कोर्ट चला गया। अदालत ने जॉन के पक्ष में फैसला दिया और उसने खुद और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कैथरीन के खिलाफ एक प्रतिबंधात्मक आदेश हासिल कर लिया। लेकिन यह आदेश कैथरीन के लिए सहन करना मुश्किल था। जॉन के दोस्तों के अनुसार उसने खुलकर कहा था कि अब उसे अपनी जान का डर है। जिस दिन उसने कैथरीन के खिलाफ कानूनी आदेश प्राप्त किया, उसी दिन उसने अपने दोस्त से कहा, अगर मैं कल काम पर नहीं आया तो समझ लेना कि कैथरीन ने मुझे मार दिया। उसके दोस्तों ने उसे घर वापस न जाने की सलाह दी, लेकिन वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसे डर था कि अगर वो नहीं गया तो कैथरीन वहां अकेली जाकर कुछ कर सकती है। इसलिए वो रात को अपने घर वापस चला गया। जब वो पहुंचा तो कैथरीन वहां नहीं थी, लेकिन उसे ये पता चला कि कैथरीन ने उसके बच्चों को पड़ोसियों के घर स्लीप ओवर के लिए भेज दिया था। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ शाम बिताने के लिए घर से बाहर निकल गया। रात को वो वापस घर आया, कुछ देर टीवी देखा और फिर बिस्तर पर चला गया। रात के 11 बजे वो सोने चला गया, ये सोचते हुए कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कैथरीन ने उसी दिन सुबह नई लाल रंग की लिंगरी खरीदी थी। रात में कैथरीन जॉन के घर पहुंची। वो थोड़ी देर तक टीवी देखती रही, फिर नहाने चली गई। इसके बाद उसने जॉन को जगाया और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। फिर जॉन दोबारा गहरी नींद में चला गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। सुबह के लगभग 6 बजे जॉन के एक पड़ोसी ने देखा कि उसकी गाड़ी अब भी गैराज में खड़ी थी, जबकि उसे इस समय तक काम पर होना चाहिए था। उसी समय उसके सहकर्मियों और बॉस ने भी उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस किया। जल्द ही उन्होंने जॉन के एक साथी कर्मचारी को उसके घर भेजा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर क्या हुआ है। जब वो सहकर्मी वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात जॉन के चिंतित पड़ोसी से हुई। दोनों ने जॉन के बेडरूम की खिड़की से झांकने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद वो अभी भी सो रहा हो। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो मेन दरवाजे की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने हॉल के अंदर झांका, उन्हें फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। अब वो डर गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पहला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचा और उसने दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लिविंग रूम के बीचों बीच जॉन का चमड़ी उतरा हुआ शव पड़ा था। कैथरीन को बेडरूम में बेहोशी की हालत में पाया गया। वो गहरी नींद में थी और खर्राटे ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बड़ी मात्रा में गोलियां खा ली थी, जिससे वो लगभग मरने की कगार पर थी। क्राइम सीन की जांच के बाद पुलिस ने हत्या की पूरी तस्वीर जोड़नी शुरू की। संभावना थी कि कैथरीन ने जॉन पर हमला तब किया जब वो गहरी नींद में था। उसने चाकू से उसके शरीर पर कई महत्वपूर्ण अंगों को भोंक दिया, लेकिन जॉन ने मरने से पहले खुद को बचाने की कोशिश की। वो बिस्तर से उठा और कमरे की लाइट जलाने में कामयाब हुआ। उसी समय उसने कैथरीन को कसाई खाने वाला चाकू पकड़े खड़े देखा। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैथरीन उसका पीछा करती रही। आखिरकार मेन दरवाजे के पास उसने उसे पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया
कि जॉन के शरीर पर कुल 37 बार चाकू से वार किए गए थे। उसके शरीर के आगे और पीछे दोनों तरफ गहरे घाव थे। हत्या के बाद कैथरीन घर से बाहर गई और एटीएम से $1000 निकाले। इसके कुछ घंटे बाद उसने जॉन की चमड़ी उतारी और उसे लिविंग रूम के दरवाजे पर एक मांस के हुक से टांग दिया। फिर उसने जॉन का सिर काटा और उसके शरीर के कुछ हिस्सों को पकाया। उसने इस डरावने भोजन को आलू, गाजर, कद्दू, चुकंदर, तोरी, पत्ता गोभी और ग्रेवी के साथ मिलाकर बनाया। कैथरीन ने डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेटें सजा दी। हर प्लेट के बगल में कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे जिन पर जॉन के बच्चों के नाम लिखे हुए थे। हालांकि जांच के दौरान एक तीसरी प्लेट भी मिली जो घर के पीछे की लॉन में फेंकी हुई थी। सबसे प्रचलित थ्योरी ये थी कि कैथरीन ने खुद इस मांस को खाने की कोशिश की, लेकिन शायद घबराहट में उसने उसे फेंक दिया। इस भयानक कृत्य के बाद कैथरीन ने जॉन के शव को एक अजीब स्थिति में रखा। उसके बाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल रख दी और उसकी टांगों को क्रॉस कर दिया, मानो वो आराम कर रहा हो। इसके अलावा उसने एक नोट लिखा जिसे बाद में जांच अधिकारी पीटर मूसियो ने बरामद किया। हत्या के बाद कैथरीन ने बड़ी मात्रा में गोलियां खा ली और बेहोश हो गई। जब वो अस्पताल में होश में आई तो उसे बताया गया कि पुलिस ने उसके घर को घेर लिया था और वो जॉन प्राइस की हत्या की मुख्य संदिग्ध थी। जैसे ही वो पूरी तरह ठीक हुई, पुलिस ने उसे गहन पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, लेकिन कैथरीन ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ याद है। उसका दावा था कि उसे केवल इतना याद है कि उसने जॉन के साथ संबंध बनाए और फिर सो गई। जांच पूरी होने के बाद कैथरीन को अस्पताल से निकालकर एक विशेष मानसिक चिकित्सालय के पागलपन वार्ड में ट्रांसफर कर दिया। उसके खिलाफ औपचारिक रूप से जॉन प्राइस की ब्रूचल हत्या का मामला दर्ज किया गया, लेकिन कैथरीन ने खुद को निर्दोष बताया और अब इस खौफनाक अपराध का मुकदमा शुरू होने वाला था। मुकदमे से ठीक पहले प्रोसिक्यूशन ने कैथरीन को एक ऑफर दिया। अगर वो जॉन प्राइस की हत्या की दोषी होने की बात कबूल कर ले तो उसकी सजा कुछ कम हो सकती थी, लेकिन कैथरीन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और अपनी बेगुनाही की जिद पर अड़ी रही। उसके वकीलों ने बचाव की एक अलग रणनीति तैयार की। वो इस बात पर जोर देना चाहते थे कि कैथरीन को एमनेशिया और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जैसी मानसिक समस्याएं थी, जिसकी वजह से उसे इस अपराध की कोई याद नहीं थी। लेकिन ये बचाव की रणनीति टिक नहीं पाई, क्योंकि कैथरीन का हिंसक अतीत पहले से ही अदालत में सामने आ चुका था। कैथरीन के मुकदमे की शुरुआत जुलाई 2001 में होनी थी, लेकिन फिर इसे अक्टूबर तक टाल दिया गया। ये मुकदमा न्यू कैसल की सुप्रीम कोर्ट में चला। अदालत में यह साफ हो गया कि कैथरीन कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसे कोई आदमी बिना अंजाम भुगते नाराज कर सकता था। इसी बात को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने उसके पूर्व प्रेमियों और परिवार के सदस्यों को गवाह के रूप में बुलाया। इन गवाहों के बयानों में एक पूर्व साथी ने वो घटना याद की जब कैथरीन ने अपने पालतू कुत्ते के गले पर चाकू चला दिया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर उसका प्रेमी उसे धोखा देगा तो उसका भी यही हाल होगा। अन्य गवाहों ने बताया कि कैथरीन ने जॉन प्राइस को नौकरी से निकलवाने के लिए जानबूझकर झूठी सबूतों वाली वीडियो टेप भेजी थी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि कैथरीन न केवल निर्दयी थी बल्कि बदला लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन इतनी डरावनी गवाही के बावजूद अदालत में मौजूद लोग कैथरीन की मासूम सी दिखने वाली शक्ल को देखकर हैरान थे। बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली यह औरत क्या सच में इतनी बर्बर हो सकती थी? वो किसी भी सामान्य माँ जैसी दिखती थी, मानो वो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन उसकी शांत और मासूम दिखने वाली शक्ल के पीछे एक शैतानी आत्मा छुपी हुई थी। मुकदमे के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब जज बैरी ओ'कीफे ने जूरी से कहा, अगर कोई सदस्य अपराध स्थल की तस्वीरें नहीं देखना चाहता तो उसे देखने से छूट दी जा सकती है। कुछ जूरी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो इन भयानक तस्वीरों को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने जॉन प्राइस की हत्या के लिए कैथरीन द्वारा किए गए योजनाबद्ध तरीके की पूरी तस्वीर पेश की। सबूतों के अनुसार हत्या वाली रात कैथरीन ने खास तौर पर एक कामुक नाइटी खरीदी थी, जिसे उसने जॉन के साथ आखिरी बार संबंध बनाने के लिए पहना था। इसके अलावा उसने पहले से ही बिस्तर के पास एक तेज चाकू छुपा रखा था ताकि रात के किसी भी समय वो इसे इस्तेमाल कर सके। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि कैथरीन ने पहले से ही तय कर रखा था कि वो जॉन के शरीर को पकाने के लिए
कौन सी कढ़ाई और बर्तन इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा जिस चाकू से उसने जॉन की चमड़ी उतारी वो सभी हाल ही में तेज किए गए थे, जिससे ये साबित हुआ कि ये हत्या कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि पहले से ही अच्छी तरह से सोची समझी प्लानिंग थी। सब कुछ पहले से प्लान था। कैथरीन ने 44 वर्षीय जॉन प्राइस का इंतजार किया। जब वो घर लौटे और अपने कमरे में गए, उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसके बाद कैथरीन ने पहली बार चाकू से वार किया। ये 37 घातक वारों की शुरुआत थी। जज के अनुसार जॉन ने अपने आखिरी पलों में असली भय का अनुभव किया होगा, जबकि कैथरीन के लिए ये एक सच्चे आनंद का क्षण था। न्यायाधीश ने भी ये स्पष्ट किया कि इस पूरी घटना के दौरान कैथरीन ने जरा भी पछतावे का संकेत नहीं दिखाया। जॉन की मौत के बाद कैथरीन ने उसके शरीर की चमड़ी उतारनी शुरू की। पोस्टमार्टम के दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि पूरे शरीर में केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही ऐसा था जहाँ की चमड़ी नहीं उतारी गई थी। इस टुकड़े के बीच में एक चाकू का गहरा घाव था। इसके बाद कैथरीन ने जॉन का सिर काट दिया और इसे एक बड़े बर्तन में उबाल दिया। इस दौरान उसने सब्जियां भी छीली और उन्हें जॉन के सिर के साथ पकाया। इतना ही नहीं, कैथरीन ने जॉन की जांघ और नितंबों के मांस को काटकर बीफ स्टेक के टुकड़ों की तरह तैयार किया। उसका इरादा इन्हें जॉन के बच्चों को परोसने का था। इस बर्बर और अकल्पनीय अपराध ने कैथरीन को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे भयानक हत्यारों में शामिल कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि कैथरीन ने जॉन के शव के साथ भी क्रूरता की हदें पार कर दी। उसने शरीर को एक अपमानजनक और भद्दे तरीके से रखा था, मानो मौत के बाद भी उसका मजाक उड़ा रही हो। कैथरीन ने जॉन के बाएं हाथ में एक खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी और उसकी टांगों को क्रॉस कर दिया, ऐसे जैसे वो आराम से सोफे पर बैठा हो। इस क्राइम सीन पर एक नोट भी मिला जिसे कैथरीन ने खुद लिखा था। ये वही नोट था जिसका जिक्र इस एपिसोड की शुरुआत में हुआ था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि जॉन ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि जांच अधिकारियों को इस आरोप का समर्थन करने वाला कोई भी सबूत नहीं मिला। अदालत ने इसे झूठा और बेबुनियाद आरोप करार दिया। उस रात जो हुआ उसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने कैथरीन की मानसिकता को सैडिस्टिक प्लेजर, क्रूर आनंद का एक उदाहरण बताया। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि कैथरीन को चीजें काटने, शरीर को विकृत करने और चमड़ी उतारने की सनक थी। लेकिन अगले ही दिन मुकदमे की शुरुआत के बाद कैथरीन ने अचानक अपना बयान बदल दिया। अब उसने स्वीकार कर लिया कि उसने जॉन प्राइस की हत्या की थी। हालांकि वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही थी। जब न्यायाधीश को इस बदलाव की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल कैथरीन की मानसिक स्थिति की जांच का आदेश दिया। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्या कैथरीन अपनी गलती को समझ रही थी और क्या वो इस तरह की दोष स्वीकारोक्ति करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम थी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध आपराधिक मनोवैज्ञानिक में से एक डॉक्टर मिल्टन को कैथरीन नाइट का मानसिक मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया। जांच के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैथरीन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित थी। ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के मिजाज में तेजी से बदलाव आता है, गुस्सा बेहद तेज होता है, अस्थायी रूप से भ्रमित सोच विकसित होती है और वो अत्यधिक आवेगशील और अस्थिर रिश्ते बनाता है। इसके अलावा ऐसे लोग अत्यधिक डरते हैं कि कोई उन्हें छोड़ देगा और वो इसे रोकने के लिए खतरनाक कदम भी उठा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर मिल्टन ने एक महत्वपूर्ण बात कही। भले ही कैथरीन मानसिक रूप से अस्थिर थी, लेकिन जब उसने जॉन प्राइस को मारा तो उसे पूरी तरह से पता था कि वो क्या कर रही थी। इसी के आधार पर 9 नवंबर 2001 को कैथरीन मेरी नाइट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस समय ऑस्ट्रेलियाई कानून में ये सबसे बड़ी सजा थी। इसके साथ ही कैथरीन इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बन गई जिसे बिना किसी पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई। अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कैथरीन को कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा। इस केस में सबसे ज्यादा विवादित सवाल ये था कि क्या कैथरीन ने सच में जॉन प्राइस का मांस खाया था। आज भी कैथरीन का दावा है कि उसे उस रात की कोई याद नहीं। उसके अनुसार वो सिर्फ इतना याद कर सकती है कि उसने जॉन के साथ संबंध बनाए, दोनों ने चरम सुख प्राप्त किया और फिर जॉन बिस्तर से उठकर बाथरूम चला गया। कैथरीन का कहना है कि उसे याद है कि जॉन वापस कमरे में आया था। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं और वो सीधा अस्पताल में जागी। लेकिन विशेषज्ञों और अपराध विशेषज्ञों का मानना है कि कैथरीन ने जॉन का मांस चखा था। सबसे बड़ी संभावना यह है कि उसने मांस का एक टुकड़ा खाया, लेकिन उसे ये इतना घिनौना लगा
कि उसने उसे बाहर फेंक दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि उसके दिमाग ने इस भयानक कृत्य की यादों को पूरी तरह से दबा दिया हो। फिर भी अगर उसे सच में ये सब याद है तो भी वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज कैथरीन जेल में अपनी सजा काट रही है और वहाँ सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रही है। हालांकि वो रसोई में निपुण थी, लेकिन उसे कभी भी दोबारा चाकू पकड़ने की अनुमति नहीं दी गई। अब वो लगभग 70 साल की होने वाली है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जेल में ही लेगी। क्या यह सब पहले से तय था? अगर कैथरीन के जीवन को पीछे मुड़कर देखा जाए तो ये साफ होता है कि उसके हिंसक स्वभाव के कई संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन परिवार और दोस्तों ने इसे सिर्फ उसके गुस्सैल स्वभाव का हिस्सा समझा। कोई भी ये नहीं सोच सका कि वो सच में किसी की जान ले सकती है। सिर्फ एक इंसान इस खतरे को पहले ही भाप चुका था, उसकी माँ बारबरा। कैथरीन नाइट का नाम अपराध जगत में क्यों अमर रहेगा? कैथरीन नाइट ऑस्ट्रेलिया की सबसे कुख्यात महिला हत्यारों में से एक बन गई, लेकिन वो इकलौती अपराधी नहीं थी जिसने इंसानी चमड़ी उतारी और मांस पकाया। इतिहास में ऐसे कई खतरनाक नरबक्षी हुए हैं जिन्होंने इससे भी भयानक अपराध किए। फिर भी कैथरीन नाइट का मामला एक अलग ही श्रेणी में आता है। एक साधारण दिखने वाली महिला जिसके भीतर एक बर्बर राक्षस छिपा था। 1957 के आसपास विस्कॉन्सिन में पुलिस को एक खेत में एक भयानक दृश्य मिला। एक गवई आदमी वहां खड़ा था और उसके पास एक महिला का सिर कटा शव लटक रहा था। उसका पेट फाड़ दिया गया था और उसे एक हिरन की तरह छत की लकड़ियों से टांग दिया गया था। जब पुलिस ने उसकी रसोई की तलाश ली तो उन्हें फ्राइंग पैन में इंसानी दिल रखा हुआ मिला, जैसे ये खाने के लिए तैयार किया गया हो। फ्रिज के अंदर इंसानी मांस के कई टुकड़े मोम के कागज में लपेट कर रखे गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जांच अधिकारियों को ये एहसास हुआ कि इस आदमी ने सिर्फ हत्या ही नहीं की, बल्कि उसने लाशों के हिस्सों से चीजें भी बना रखी थी। उसके घर में जो लैम्प था वो इंसानी खाल से बने मांस से बनाए गए थे। एक इंसानी खोपड़ी को तराश कर उससे सूप पीने का कटोरा बना लिया गया था। एक बेल्ट थी जो इंसानी निप्पल से बनाई गई थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एडगिन था। उसके एक बयान में उसने कबूल किया कि उसे चांदनी रात में अपनी खेत की घास पर एक कटी हुई महिला की धड़ के साथ नाचना पसंद था। आखिरकार एडगिन को मानसिक रूप से अक्षम घोषित किया गया और उसे एक स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया, जहां वो अपनी मौत तक वही रहा। कुछ साल बाद फिलाडेल्फिया में पुलिस को गैरी हेडनिक नाम के एक और वहशी दरिंदे से निपटना पड़ा। उसने कई अश्वेत महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें अपने तहखाने में जंजीरों से बांध कर रखा। वो उसकी यौन दासियां थी जिन्हें वो क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करता था। एक दिन उनमें से एक महिला मर गई। गैरी ने उसके शरीर को काट डाला और उसके अंगों को अपनी रसोई में एक बर्तन में पकाना शुरू कर दिया। उसकी पसलियां एक बेकिंग ट्रे पर रखी मिली, मानो वो उनका इस्तेमाल अपनी कैद की हुई महिलाओं को या शायद खुद खाने के लिए करने वाला था। सच्चाई ये है कि एडगिन, गैरी हेडनिक और कैथरीन नाइट से भी पहले इंसान एक दूसरे को मारकर खाने का इतिहास बना चुका था। 1970 के आसपास जर्मनी के अंदरूनी इलाकों में पीटर स्टम्प नाम का एक खूनी उभरा। उसने कमजोर और अकेले लोगों को शिकार बनाया, उन्हें बेरहमी से मार डाला और फिर उनका मांस खाया। कहा जाता है कि उसने कुल 15 लोगों की हत्या की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जब उसे पकड़ा गया तो उसे एक गाड़ी के पहिए से बांध दिया गया और फिर निर्दयता से उसकी टांगे और बाजुएं तोड़ दी गई। वो अभी भी जिंदा था जब उसका सिर धड़ से अलग किया गया। आखिर में उसकी लाश को जला दिया गया और इस तरह वो हमेशा के लिए राख में बदल गया। हमारे इस संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो पूरी तरह से सोच समझकर क्रूरता और बर्बरता को अंजाम देता है। इसका कोई प्राकृतिक कारण या जरूरत नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर हत्या करने, शरीर को शत विकसित करने, सिर काटने और नरभक्षण करने का चुनाव करते हैं। 1970 के दशक में थियोडोर बंडी नामक व्यक्ति पूरे अमेरिका में कई युवा छात्राओं को अगवा करता रहा। कई लड़कियों के शव कभी नहीं मिले और कम से कम 12 महिलाओं का सिर काट दिया गया। आखिर में ऐसे राक्षसों के लिए इंसान सिर्फ एक वस्तु होते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए वो अपनी नफरत, गुस्से और हिंसक इच्छाओं की प्यास बुझा सकते हैं। कैथरीन नाइट भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। उसने उस आदमी की हत्या की जो उसके सबसे करीब था, बिना कोई पछतावा दिखाए। उसने उसका मांस पकाया और अपने ही बच्चों के लिए परोसने की योजना बनाई।
ये इंसान के सबसे अंधेरे, सबसे भयानक रूप की मिसाल है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कैथरीन ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसके भीतर यह राक्षस मौजूद था।